रात का समय, घने जंगलों के बीच दूर कहीं गूंजती एक बाघ की दहाड़, चांदनी रात में चांदी सी चमकती नर्मदा नदी की लहरें और ऊंची पहाड़ियों पर सीना ताने खड़े वो सदियों पुराने किले। इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस धरती की जिसने असल में पूरे हिंदुस्तान को आकार दिया है, मध्य प्रदेश। अब एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, आखिर मध्य प्रदेश को भारत का दिल या हृदय क्यों कहा जाता है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ज्योग्राफिकली नक्शे के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, या फिर इसके पीछे हजारों साल पुराना वो गहरा इतिहास और सांस्कृतिक धड़कन है जिसने सच में पूरे देश की दिशा को तय किया है? चलिए समझते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे भारत के हृदय यानी इसके इतिहास की। फिर चलेंगे इसके भूगोल और नदियों की तरफ। उसके बाद यहाँ की कृषि और अर्थव्यवस्था को समझेंगे। फिर बारी आएगी घने जंगलों और वन्य जीवों की। और आखिर में हम यहाँ के शहरों, आदिवासी संस्कृति और भविष्य की चुनौतियों पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, भारत का हृदय। देखिए, मध्य प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, बल्कि इसका विशाल आकार और इसका इतिहास इसे सचमुच देश का केंद्र बनाता है। मध्य प्रदेश के नाम का सीधा सा मतलब ही है भारत का मध्य भाग। 1947 की आज़ादी से पहले इसके एक बहुत बड़े हिस्से को सेंट्रल प्रोविंसेस एंड परार के नाम से जाना जाता था। फिर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के तहत कई इलाकों को मिलाकर आज का मॉडर्न मध्य प्रदेश बना। हालांकि साल 2000 में इसका एक हिस्सा अलग होकर छत्तीसगढ़ बन गया। लेकिन आपको बता दूं, इस बंटवारे के बावजूद ये आज भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य आखिर कितना विशाल है? इसे ऐसे समझिए कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। मतलब पूरे भारत की कुल जमीन का लगभग 9.38% हिस्सा। जी हां, करीब करीब 10% अकेले इस राज्य के पास है। ये लिटरली एक बहुत बड़ा इलाका है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। इसकी विशालता का असली अंदाजा तब लगता है जब हम इसकी तुलना यूरोप के देशों से करते हैं। ये पूरा का पूरा राज्य इटली और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों से भी बड़ा है। और अगर जर्मनी की बात करें तो आकार में ये लगभग उसके बराबर है। और शायद इतने बड़े भूभाग की वजह से ही यहाँ की जो भौगोलिक विविधता है ना, वो एकदम बेमिसाल है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, भूगोल और नदियां। चलिए देखते हैं वो कौन सी प्राकृतिक रेखाएं और परिदृश्य हैं जो इस राज्य के 55 प्रशासनिक जिलों को एक साथ जोड़ते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से मिलती हैं। एकदम बीच में होने की वजह से ये पूरे देश के व्यापार और ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही क्रूशियल हब बन जाता है। इसके भूगोल को देखें तो इसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्याचल व सतपुरा जैसी विशाल पर्वतमालाएं शामिल हैं। और यहाँ मालवा की उपजाऊ काली मिट्टी से लेकर नदियों के किनारे वाली जलोढ़ मिट्टी तक सब कुछ मिलता है। और जब भूगोल की बात हो रही हो तो नदियों को कैसे भूल सकते हैं? मध्य प्रदेश को तो नदियों का मायका भी कहा जाता है। और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है नर्मदा नदी का। अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये इस राज्य की लाइफलाइन है। ये सिंचाई का साधन है, बिजली देती है और लाखों लोगों का जीवन इसी पर टिका है। अगर सच कहूं तो नर्मदा मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, कृषि और अर्थव्यवस्था। राज्य का आर्थिक जीवन कैसा है, जिसे इसके भारी भरकम कृषि उत्पादन और तेजी से बढ़ती आबादी से लगातार नई ऊर्जा मिल रही है। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक यहाँ की आबादी 9 करोड़ के पार पहुंचने वाली है। डेटा की बात करें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में काफी तेजी से बदलाव आ रहा है। 2024-25 के अनुमान बताते हैं कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब लगभग 1,50,000 रुपये सालाना के आसपास पहुंच गई है। व्यापार और उद्योगों में जो तेजी आई है, उसके कारण ये आर्थिक ग्राफ लगातार ऊपर की ओर ही जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस आर्थिक विकास की असली रीढ़ आज भी खेती ही है। राज्य की आधी से ज्यादा ग्रामीण आबादी सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है। मुख्य फसलों की बात करें तो यहाँ सोयाबीन, गेहूं, चना, सरसों, धान
मक्का और दालें भरपूर मात्रा में उगाई जाती हैं। और एक खास बात, पूरे देश में सोयाबीन के भारी उत्पादन के कारण ही मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट का गौरव प्राप्त है। खैर, अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती पर नहीं टिकी है। औद्योगिक विकास के भी कई मजबूत पिलर्स हैं यहाँ। कृषि और फूड प्रोसेसिंग के अलावा सीमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू है यहाँ का माइनिंग सेक्टर, खासकर पन्ना जिले की वो वर्ल्ड फेमस हीरे की खदानें। पन्ना की ये डायमंड्स सच में इस राज्य का गौरव बढ़ाते हैं। चलिए अब रुक करते हैं चौथे सेक्शन का, जंगल और वन्यजीव। अर्थव्यवस्था की बातें हो गई, अब चलते हैं भारत के फेफड़ों की तरफ, उन गहरे प्राचीन जंगलों में जहां एक अलग ही दुनिया बसती है। ये एक बहुत ही अद्भुत इकोलॉजिकल फैक्ट है कि इतने विशाल राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा, जी हां, करीब 1/3 हिस्सा घने और हरे भरे जंगलों से ढका हुआ है। यही वो प्राकृतिक खजाना है जो मध्य प्रदेश को इतना जीवंत और अद्वितीय बनाता है। और इन्हीं घने जंगलों की वजह से इस राज्य को पूरी दुनिया में टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा जैसे नेशनल पार्क भारत में सबसे ज्यादा बाघों का घर हैं। यहाँ का वाइल्ड लाइफ और प्राकृतिक माहौल सच में वन्य जीवों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। राज्य की ये बेमिसाल बायोडायवर्सिटी इसके राजकीय प्रतीकों में भी साफ दिखाई देती है। यहाँ का राज्य पशु है स्वैम्प डियर यानी बारहसिंगा। राज्य पक्षी है बेहद खूबसूरत दूधराज, जिसे एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। विशाल बरगद का पेड़ यहाँ का राज्य वृक्ष है और पवित्र सफेद लिली राज्य का फूल है। ये सारे सिंबल्स यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को एकदम परफेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, शहर और आदिवासी संस्कृति। प्रकृति से थोड़ा आगे निकलकर अब राज्य की सांस्कृतिक धड़कन को महसूस करते हैं। यहाँ तेजी से मॉडर्न होते शहरों और बेहद पुरानी स्वदेशी विरासत का एक कमाल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ के शहरों को देखें तो एक गजब का कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। एक तरफ इंदौर है, जो न सिर्फ भारत का सबसे साफ शहर है बल्कि एक बड़ा बिजनेस हब भी है। दूसरी तरफ है राजधानी भोपाल, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, लेकिन जिसका एक इतिहास 1984 की उस भयानक गैस त्रासदी का गवाह भी है। फिर है उज्जैन, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और जो प्राचीन खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी का बड़ा केंद्र रहा है। और अंत में ग्वालियर, जो अपने विशाल किले और संगीत सम्राट तानसेन की विरासत के लिए मशहूर है। लेकिन इन मॉडर्न शहरों की चकाचौंध के बीच मध्य प्रदेश की असली सांस्कृतिक आत्मा इसके आदिवासी समुदायों में गहराई से बसी है। भील, गोंड, बैगा, कोरकू और सहरिया जैसी प्रमुख जनजातियां इस राज्य की संस्कृति को जीवंत बनाती हैं। चाहे वो दुनिया भर में मशहूर हो चुकी गोंड आर्ट हो या फिर पारंपरिक मटकी डांस, इन समुदायों ने आज भी अपने लोकगीतों और सदियों पुरानी परंपराओं को एकदम जिंदा रखा है। और अब आखिरी सेक्शन, चुनौतियां और भविष्य। देखिए, इतिहास, प्रकृति और संस्कृति का ये सफ़र बहुत खूबसूरत है, लेकिन किसी भी ज़मीनी हकीकत और मॉडर्न चुनौतियों को समझे बिना हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से अधूरा रहेगा। इतनी सारी खूबियों के बाद भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश आज कई वास्तविक और गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है। ग्रामीण इलाकों में गरीबी, शिक्षा में असमानता, कुपोषण और बेरोजगारी आज भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इसके अलावा पर्यावरण के मोर्चे पर जंगलों की कटाई और कुछ इलाकों में पानी की भारी समस्या जैसे गंभीर विषय भी मौजूद हैं। हालांकि इन सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर लगातार विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये शानदार विचार सब कुछ समेट लेता है। अगर भारत एक शरीर है तो मध्य प्रदेश उसका दिल है। और ये सिर्फ इसके सेंटर में होने की बात नहीं है। इसके प्राचीन किले, कल कल बहती नर्मदा की लहरें, जंगलों में दहाड़ते बाघ और आदिवासी कलाओं की धड़कन, यही वो लाइफ फोर्स है जो पूरे देश को एनर्जी देती है। इन सब को जानने के बाद अब सोचने वाली बात यह है, मध्य प्रदेश की इस विशाल और गहरी कहानी का वो कौन सा हिस्सा है जिसने सबसे ज्यादा हैरान किया और जिसे और करीब से एक्सप्लोर करने की जरूरत है।